मैं हर परीक्षा में हमेशा फर्स्ट आता था, लेकिन नेशनल जीनियस सिलेक्शन एग्जाम में पहुंचते ही मेरे होश उड़ गए। क्वेश्चन पेपर में जो सवाल थे उन्हें सॉल्व करना तो दूर, मैं तो सवाल ठीक से समझ भी नहीं पा रहा था। मेरा दिल अचानक बैठ गया। मैंने चुपके से आसपास बैठे स्टूडेंट्स की तरफ देखा। हैरानी की बात ये थी कि सब लोग तेजी से लिखे जा रहे थे। उस पल मेरा पूरा कॉन्फिडेंस टूट गया। क्या पूरे एग्जाम हॉल में सिर्फ मुझे ही कुछ नहीं आता? मैंने खुद को संभालते हुए दोबारा पेपर देखा। उस पर ऐसे सिंबल्स बने थे जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। ऊपर से कुछ इतने खतरनाक फॉर्मूलाज थे कि देखकर ही दिमाग घूम जाए। पूरी शीट में मुझे सिर्फ पहली लाइन समझ आई, डेटोनेशन इंजन टेक्नोलॉजी। मैं अंदर ही अंदर घबरा गया। क्या जीनियस सिलेक्शन के पेपर इतने खतरनाक होते हैं? ये सब मैंने कभी सुना तक नहीं। फिर सॉल्व कैसे करूं? लेकिन उस वक्त मुझे नहीं पता था कि स्टेज पर खड़े इन्विजिलेटर ने गलती से 6th जनरेशन फाइटर जेट की रिसर्च ड्राफ्ट ही मेरी आंसर शीट के साथ रख दी थी। मैं पसीने से भीग चुका था। इतने सालों की मेहनत, दिन रात की पढ़ाई, क्या सब आज खत्म हो जाएगा? मैं लगभग हार मान चुका था कि तभी अचानक मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, डिटेक्टेड 6th जनरेशन फाइटर जेट डेटोनेशन इंजन टेक्नोलॉजी, एरर्स फाउंड इन फॉर्मूलाज एंड ब्लूप्रिंट्स, सिस्टम करेक्शन इन प्रोग्रेस। जैसे ही आवाज खत्म हुई, मेरे दिमाग में अचानक अनजान नॉलेज भरने लगी। हजारों फॉर्मूलाज, सिंबल्स और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस बिजली की तरह अंदर घुसने लगे। उस पल मेरा दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर की तरह काम करने लगा। जो चीजें पहले बिल्कुल समझ नहीं आ रही थीं, वो अब धीरे धीरे क्रिस्टल क्लियर होने लगी। मैं एक्साइटमेंट में लगभग चिल्ला ही पड़ा। अब ब्लैंक पेपर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि मैंने बिना देर किए तुरंत पेन उठाया और तेजी से लिखना शुरू कर दिया। तब तक आधा एग्जाम खत्म हो चुका था। बाकी स्टूडेंट्स बेसिक क्वेश्चंस तो कर चुके थे, लेकिन पीछे वाले बड़े सवालों में सब फंस गए थे। कोई सिर पकड़कर बैठा था, कोई बाल नोच रहा था। पूरे हॉल में सिर्फ मेरी पेन लगातार चल रही थी। मेरी स्पीड देखकर बाकी स्टूडेंट्स भी शॉक हो गए। शायद उन्हें लग रहा था कि मैं कोई मॉन्स्टर लेवल जीनियस हूँ जो इस एलियन लैंग्वेज वाले पेपर को भी सॉल्व कर रहा है। एग्जाम खत्म होने की आखिरी सेकंड तक मैं लिखता रहा। सच कहूँ तो अभी भी बहुत कुछ बाकी था, लेकिन टाइम और आंसर शीट दोनों कम पड़ गए। इसलिए मैंने सिर्फ सबसे जरूरी डेटा और कोर प्रिंसिपल्स ही लिखे। एग्जाम खत्म होते ही पेपर्स कलेक्ट करके सील कर दिए गए। लगभग सारे स्टूडेंट्स उदास थे और पीछे वाले सवालों को लेकर कंप्लेन कर रहे थे। जैसे ही मैं स्कूल गेट से बाहर निकला, क्लास टीचर तुरंत मेरे पास आ गईं। कैसा गया एग्जाम? पेपर मुश्किल था क्या? तब मैं हल्का मुस्कुराया। काफी मुश्किल था, लेकिन मुझे लगता है मैंने ठीक किया। जी, मेरे पास खड़ी क्लास ब्यूटी ल्यू रोशान की आंखें लाल थीं। इस बार तो मैं जरूर फेल हो जाऊंगी। पीछे वाले सवाल बहुत ज्यादा मुश्किल थे। फिर टीचर ने तुरंत उसे समझाया, टेंशन मत लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि पीछे वाले क्वेश्चंस उनसे नहीं हुए। स्कूल लौटने के बाद प्रिंसिपल ने हम 3 टॉपर्स को ऑफिस में बुलाया। ल्यू रोशन काफी अपसेट लग रही थी। मुझे नहीं लगता इस बार कुछ खास होगा, लेकिन ल्यू लिंग कॉन्फिडेंस से बोली, मेरा ठीक गया। जितना आता था सब कर दिया। कि मैंने भी सच सच कहा। मुझे भी लगता है कि मेरा ठीक हुआ है। भाई, मेरी बात सुनकर प्रिंसिपल ने राहत की सांस ली। आखिर वो सबसे ज्यादा भरोसा मुझ पर ही करते थे। स्कूल में एडमिशन के बाद से हर एग्जाम में मैं फर्स्ट आया था और स्कूल के लिए काफी अवार्ड्स भी जीत चुका था। तभी ल्यू लिंग अचानक बोली, तू सच में कमाल है। पीछे वाले सारे सवाल हायर मैथमेटिक्स और ओलंपियाड थिंकिंग वाले थे। मैं तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर पाई। फिर मैं उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गया। हायर मैथमेटिक्स, ओलंपियाड क्वेश्चंस? ल्यू रोशन ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? इसी बार के एग्जाम की बात कर रहे हैं? मैं पूरी तरह स्टंट रह गया। पेपर डेटोनेशन इंजन टेक्नोलॉजी का नहीं था। जब मेरी बात सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। क्लास टीचर को लगा मैं मजाक कर रहा हूँ। ऐसी बातें प्रिंसिपल के सामने नहीं करते। लेकिन मैं खुद कंफ्यूज था। नहीं, पेपर में सच में इंजन टेक्नोलॉजी के फॉर्मूलाज और ब्लूप्रिंट्स थे। ल्यू लिंग जोर से हंस पड़ी। तू एग्जाम पेपर ही भूल गया? कहीं एग्जाम हॉल में सो तो नहीं गया था? और तू डेटोनेशन इंजन सॉल्व करेगा? सपना देख रहा था क्या? लेकिन इस बार क्लास टीचर के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उन्हें लग रहा था कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये आखिर हुआ क्या? ऑनलाइन तो पूरा पेपर अपलोड हो चुका है, उसमें कहीं भी इंजन टेक्नोलॉजी नहीं है। कहीं तुम गलत एग्जाम हॉल में तो नहीं चले गए थे? कि ल्यू लिंग ने ताना मारा। पेपर तक गलत दिखाया, कहीं 0 मार्क्स ना आ जाएं। अब मैं खुद भी डाउट में पड़ गया था। आखिर वो क्वेश्चंस इतने मुश्किल थे कि किसी नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट के बस की बात ही नहीं लग रहे थे। मैंने धीरे से कहा, ये इम्पॉसिबल है। मैं सबके साथ ही एग्जाम हॉल में गया था। गलत रूम में कैसे पहुंच सकता हूँ? ल्यू रोशन ने मुझे समझाया, इतना मत सोचो। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम बाकी है। अच्छे मार्क्स लाकर अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। मैं भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। चलो साथ में मेहनत करते हैं। फिर उसकी बात सुनकर मैंने खुद को संभाला। मुझे नहीं पता था कि आखिर गलती कहाँ हुई, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा था। ऊपर से अब मेरे पास हेवन डिफाइंग कॉम्प्रिहेंशन सिस्टम भी था। आगे सब और बेहतर ही होने वाला था। मुझे नहीं लगता अब कोई एग्जाम मुझे रोक सकता है। उसी समय दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस रूम में देश भर के टॉप एक्सपर्ट्स बैठे थे। आंसर शीट्स चेक करने वाले लोग साधारण टीचर्स नहीं, बल्कि अलग अलग फील्ड्स के एकेडमी लेवल स्पेशलिस्ट थे। रिव्यू टीम की हेड शशांक ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, हमें तुरंत बड़ी संख्या में टैलेंटेड स्टूडेंट्स की जरूरत है, खासकर एरोस्पेस फील्ड में। इसलिए सभी लोग पेपर्स ध्यान से चेक करें। लेकिन इस बार हर हाल में सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स को चुनना होगा। तो शशांक की बात सुनकर सभी एक्सपर्ट्स ने सिर हिलाया और आंसर शीट्स चेक करना शुरू कर दिया। तभी अचानक एक एक्सपर्ट हैरानी से बोला, ये आंसर शीट क्या है?
उसके चेहरे पर साफ कंफ्यूजन था। इस पेपर के क्वेश्चंस बाकी शीट से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि इसमें आंसर्स पूरे भरे हुए हैं। डे उसकी बात सुनते ही बाकी लोग भी वहाँ इकट्ठा हो गए। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे लोग कोई आम टीचर्स नहीं बल्कि एकेडमी लेवल एक्सपर्ट्स थे, लेकिन फिर भी उस शीट पर लिखी चीजें देखकर कई लोगों को समझ नहीं आ रहा था। डेटोनेशन इंजन टेक्नोलॉजी ये आखिर कहाँ से आ गया? माहौल अचानक भारी हो गया। सबकी नजरें एक साथ शेनशान पर जाकर टिक गईं। शेनशान ने अपना पेपर नीचे रखा और जल्दी से वहाँ पहुंची। क्या हुआ? फेक एक्सपर्ट ने तुरंत कहा। डीन, लगता है ये गलत पेपर चला गया। लेकिन अजीब बात यह है कि स्टूडेंट ने पूरा सॉल्व भी किया है। शेनशान के दिल की धड़कन तेज हो गई। इतनी बड़ी नेशनल लेवल एग्जाम में ऐसी गलती होना मामूली बात नहीं थी। उसने जल्दी से आंसर शीट उठाई, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। ये तो मेरा कल वाला रिसर्च ड्राफ्ट है। मैं उसके माथे पर तुरंत पसीना आ गया। ये पेपर्स के बीच कैसे पहुंच गया? वो समझ चुकी थी कि ये गलती किसी स्टूडेंट के लिए कितनी अनफेयर थी। आखिर एरोस्पेस इंस्टीट्यूट तक जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाया, उन्हें एक हाई स्कूल स्टूडेंट कैसे कर सकता था? लेकिन फिर उसकी नजर आंसर्स पर गई और अगले ही पल वो पूरी तरह फ्रीज हो गई। दुनिया भर में डेटोनेशन इंजन टेक्नोलॉजी सबसे मुश्किल एरोस्पेस प्रॉब्लम्स में गिनी जाती थी। खासकर उसके पावर फॉर्मूलाज में सालों से फ्लॉज थे जिन्हें कोई ठीक नहीं कर पाया था। लेकिन इस आंसर शीट में लिखे फॉर्मूलाज पूरी तरह परफेक्ट थे। हर फ्लॉ करेक्ट किया गया था, हर मिसिंग कैलकुलेशन कंप्लीट थी। शेनशान को ऐसा लगा जैसे उसके ऊपर बिजली गिर गई हो। उसने तुरंत अपनी आंखें मली। ये कैसे पॉसिबल है? बाकी एक्सपर्ट्स घबरा गए। डीन, आखिर हुआ क्या? तो लेकिन शेनशान के पास जवाब देने का समय नहीं था। वो पागलों की तरह हर फॉर्मूला, हर लाइन और हर कैलकुलेशन को ध्यान से देखने लगी। कुछ ही देर में उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। अचानक वो जोर से चिल्लाई, जल्दी मुझे पेपर और पेन दो। ये उसकी आवाज सुनकर पूरा रूम चौंक गया। जैसे ही उसे पेन मिला, वो तुरंत टेबल पर झुककर कैलकुलेशंस वेरीफाई करने लगी। बाकी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर एक गलत पेपर में ऐसा क्या है। आखिर वो सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट ही तो था। लेकिन शेनशान का रिएक्शन देखकर साफ था कि मामला बहुत बड़ा है। क्यूरियोसिटी में बाकी एक्सपर्ट्स भी उसके आसपास जमा हो गए। कुछ एरोस्पेस इंजन स्पेशलिस्ट्स ने जैसे ही फॉर्मूलाज देखे, उनकी आंखें भी फैल गईं। ये इम्पॉसिबल है। क्या ये सच में किसी हाई स्कूल स्टूडेंट ने लिखा है? एक एक्सपर्ट धीरे से बोला, मैंने पहले सिर्फ विदेशों में ऐसी कहानियां सुनी थी जहां गलती से किसी जीनियस ने इम्पॉसिबल क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हों, लेकिन सोचा नहीं था कि हमारे हुआक्सिया में भी ऐसा देखने को मिलेगा। बड़े काफी देर बाद शेनशान ने आखिर पेन नीचे रखा। उसने गहरी सांस ली, लेकिन एक्साइटमेंट की वजह से उसका चेहरा अभी भी लाल था। फिर उसने बेहद गंभीर आवाज में कहा, सभी लोग ध्यान से सुनो। अभी इसी वक्त अपने सारे कम्युनिकेशन डिवाइसेस जमा करो। कोई भी बिना परमिशन के बाहर नहीं जाएगा। ने उसकी बात खत्म होते ही उसने सबके सामने सीधे पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो को कॉल कर दिया। अब सभी एक्सपर्ट समझ चुके थे कि ये आंसर शीट कोई मामूली चीज नहीं थी, लेकिन नेशनल लेवल एक्सपर्ट्स होने की वजह से उनमें सीक्रेसी अवेयरनेस बहुत स्ट्रांग थी। किसी ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे और सब चुपचाप पेपर्स चेकिंग में लग गए। दूसरी तरफ शेनशान तुरंत एरोस्पेस इंस्टीट्यूट वापस पहुंची और सभी सीनियर एक्सपर्ट्स को इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुला लिया। डेप्यूटी डीन दिंगयन हैरानी से बोला, ओल्ड शेन, तुम तो इन्विजिलेशन के लिए गई थी, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? और सबको इतनी अर्जेंसी में क्यों बुलाया? शेनशान ने एक्साइटमेंट में कांपते हाथों से आंसर शीट उसकी तरफ बढ़ा दी। तुम खुद देख लो कि दिंगयन ने कंफ्यूजन में शीट ली, लेकिन जैसे ही उसने पहला फॉर्मूला देखा, उसकी आंखें फैल गईं। तुम ये कहना चाहती हो कि ये फॉर्मूला सच में पॉसिबल है? शेनशान ने तुरंत सिर हिलाया। मैंने बेसिक कैलकुलेशंस करके चेक किया है, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन के लिए डिटेल्ड वेरिफिकेशन और सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन करनी होगी। दिंगयन की आवाज कांपने लगी। अगर ये सच निकला तो ये टेक्नोलॉजी 6th जनरेशन फाइटर जेट को सीधे 7th जनरेशन लेवल तक पहुंचा सकती है। शेनशान ने गंभीरता से कहा, इसीलिए मैंने एग्जाम हॉल तुरंत सील करवाया और यहाँ भागी चली आई। दिंगयन एक्साइटमेंट में लगभग कांपने लगा। फिर देर किस बात की, तुरंत शुरू करो। शेनशान तुरंत बाकी एक्सपर्ट्स की तरफ मुड़ी कि एरोस्पेस इंस्टीट्यूट अब फर्स्ट लेवल कॉन्फिडेंशियल स्टेट में जाएगा। पूरे इंस्टीट्यूट का सिग्नल ब्लॉक किया जाएगा। बाहर की दुनिया से होने वाला हर कॉन्टैक्ट सिक्योरिटी मॉनिटरिंग में होगा। एक्सपर्ट्स अब भी इस शॉक से बाहर भी नहीं आए थे कि उन्हें तुरंत अलग अलग टास्क दे दिए गए। पूरा इंस्टीट्यूट युद्ध जैसी स्पीड में काम करने लगा। रात के 12 बज गए, लेकिन किसी ने एक पल भी आराम नहीं किया। सभी लोगों में अजीब सा एक्साइटमेंट था। कुछ देर बाद एक एक्सपर्ट भागते हुए आया, रिपोर्ट, सारे फॉर्मूला सही हैं। यहाँ दूसरा एक्सपर्ट बोला, सभी कैलकुलेशंस परफेक्टली मैच कर रही हैं। शेनशान एक्साइटमेंट में जोर से टेबल पर हाथ मारकर खड़ी हो गई। जल्दी सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन शुरू करो, मुझे देखना है कि ये डेटोनेशन इंजन आखिर कितना पावरफुल है। तो जल्द ही सिमुलेशन रिजल्ट सामने आ गए। एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ 35% इंक्रीज, टोटल वेट 16% एयर डिक्रीज, एरोडायनामिक स्टेल्थ कोएफिशिएंट 7% इंप्रूव। रिजल्ट्स देखते ही शेनशान और दिंगयन एक दूसरे को शॉक में देखने लगे। हुआक्सिया की 6th जनरेशन फाइटर जेट टेक्नोलॉजी पहले ही काफी मैच्योर थी। सिर्फ इंजन टेक्नोलॉजी बिगेस्ट बॉटलनेक बनी हुई थी। ऐसी सिचुएशन में परफॉर्मेंस का 8% बढ़ना भी बहुत बड़ी बात माना जाता था, लेकिन इस डेटा के इस्तेमाल के बाद परफॉर्मेंस सीधे डबल डिजिट तक बढ़ गई थी। दिंगयन ने कांपती आवाज में कहा, अगर ये रिजल्ट्स सुपर कंप्यूटर से वेरीफाई ना
हुए होते तो मैं कभी यकीन नहीं करता कि ये सब किसी हाई स्कूल स्टूडेंट ने बनाया है। टिम शेंशन की धड़कन तेजी से बढ़ रही थी। आखिर उसका दिमाग बना कैसे है? क्या दुनिया में सच में ऐसे मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट करते हैं? कि सबसे डराने वाली बात ये थी कि ये टेक्नोलॉजी किसी नॉर्मल स्टूडेंट की पहुंच से बहुत बाहर थी, लेकिन सच उनकी आंखों के सामने था। तभी डिंग यान का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। ऐसे टैलेंट की इन्फॉर्मेशन तुरंत कंट्री को रिपोर्ट करनी होगी और हर हाल में उस स्टूडेंट को प्रोटेक्शन देनी होगी। उसी समय दूसरी तरफ मैं अभी भी अपने फ्यूचर को लेकर सोच रहा था। वैसे भी आगे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम बाकी है। मेरे मार्क्स से टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलना मुश्किल नहीं होगा। ऊपर से अब मेरे पास हेवन डिफाइंग कॉम्प्रिहेंशन सिस्टम भी है। अब मेरा लक्ष्य सिर्फ चिंगबे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना नहीं था, बल्कि पूरे देश का टॉप स्कोरर बनना था, वो भी फुल मार्क्स के साथ। जी, अपना माइंडसेट ठीक करने के बाद मैं पूरी तरह एग्जाम प्रिपरेशन में जुट गया। देखते ही देखते जीनियस क्लास के रिजल्ट्स घोषित होने का दिन आ गया। पूरे स्कूल की नजरें लिu रोशान, लिu लिंग और मुझ पर टिकी हुई थी। तभी क्लास टीचर मेरे पास आई। उन्होंने मुझे अजीब नजरों से देखा और बोली, स्कूल मैनेजमेंट के फैसले के मुताबिक तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल की जाती है। उनकी बात सुनकर मैं स्टन्ड रह गया। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि स्कूल अचानक ऐसा फैसला ले लेगा। लिu रोशन तुरंत गुस्से में बोली, क्यों? पास खड़ी लिu लिंग के चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी। असल में स्कॉलरशिप कैंसिल करवाने के पीछे उसी का हाथ था। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्यों? जो इंसान एग्जाम पेपर तक पहचान नहीं पाया, उसे स्कॉलरशिप लेने का कोई हक नहीं। लिu रोशन तुरंत समझ गई। लिu लिंग, ये सब तुमने किया है ना? लिu लिंग ने घमंड से जवाब दिया, हाँ मैंने ही किया है। अब क्या कर लोगी? लिu रोशन गुस्से से कांपने लगी और सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ जाने लगी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो, स्कॉलरशिप गई तो गई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। शिव, मैं सच कह रहा था। इतने सालों से मैं हर एग्जाम में फर्स्ट आता रहा था। स्कॉलरशिप मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। एक स्कॉलरशिप कम हो जाने से मेरी जिंदगी नहीं बदलने वाली थी। तभी अचानक किसी स्टूडेंट ने जोर से चिल्लाया, जल्दी देखो, जीनियस क्लास का रिजल्ट आ गया। ये अगले ही पल भीड़ते नोटिस बोर्ड की तरफ भागी। लिu रोशन सेलेक्ट हो गई। वाह, जैसा एक्सपेक्टेड था, लिu लिंग भी लिस्ट में है। आखिर स्कूल की थर्ड रैंकर जो है। लेकिन फिर किसी ने हैरानी से कहा, अरे उसका नाम कहाँ है? किसका? उसी का जो हमेशा फर्स्ट आता था। ढूंढने की जरूरत नहीं, सुना नहीं? उसने एग्जाम पेपर ही गलत कर दिया था। उसका सिलेक्शन कैसे होता? आसपास खड़े कई स्टूडेंट्स ने अफसोस जताया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि स्कूल का सबसे प्रॉमिसिंग स्टूडेंट ही सिलेक्ट नहीं होगा। हालांकि मुझे पहले से रिजल्ट का अंदाजा था, लेकिन दिल में दर्द फिर भी हो रहा था। आखिर गलती मेरी नहीं थी, पेपर ही गलत दिया गया था। लेकिन किसी ने मुझे दोबारा मौका देने की जरूरत नहीं समझी। मैं अब तक समझ नहीं पा रहा था कि इतनी इंपॉर्टेंट नेशनल एग्जाम में इतनी घटिया गलती आखिर हुई कैसे। तभी अचानक माहौल बदल गया। अलग अलग यूनिवर्सिटीज के एडमिशन ऑफिसर्स स्कूल पहुंच चुके थे। उनके लिए जीनियस क्लास में फेल हुए स्टूडेंट्स भी ट्रेजर से कम नहीं थे। आखिर नेशनल लेवल एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट्स कोई मामूली लोग नहीं होते। इसलिए सिलेक्शन ना होने के बावजूद मैं अब भी टॉप यूनिवर्सिटीज की नजर में था। एक टीचर तुरंत मेरे पास आया, स्टूडेंट, क्या तुम डोंगफू यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहोगे? डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा, एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं, फुल स्कॉलरशिप भी मिलेगी। तभी दूसरा टीचर बीच में कूद पड़ा, डोंगफू यूनिवर्सिटी कैसी? हमारे चिंगबे यूनिवर्सिटी से बेहतर कोई नहीं, हम हुआक्सिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी हैं। तीसरा टीचर बोला, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ज्वाइन करो, देश के लिए काम करने से बड़ा सम्मान कुछ नहीं। जो देखते ही देखते सारे एडमिशन ऑफिसर्स मेरे आसपास जमा हो गए। हर कोई मुझे सबसे बेहतर ऑफर देने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर लिu रोशन दिल से खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ लिu लिंग झलकर पागल हो रही थी। तभी वो अचानक जोर से बोली, सभी एडमिशन टीचर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे एडमिट करने से पहले अच्छी तरह जांच कर लें। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। वो आगे बोली, इसकी ओवरऑल स्कोर लिस्ट में दिखाई ही नहीं दे रही, यानी इसका एग्जाम स्कोर 0 है। कौन जानता है कि इसके पिछले एग्जाम्स के मार्क्स भी असली थे या नहीं। मैं उसकी बात सुनते ही एडमिशन ऑफिसर्स के चेहरे गंभीर हो गए। अगर चीटिंग का शक है तो मामला सीरियस है। इस बार 0 मार्क्स भी आए हैं। हमें पहले डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। देख, कुछ देर पहले जो लोग मुझे लेने के लिए लड़ रहे थे, अब सब पीछे हटने लगे। लिu लिंग ने मुझे देखकर घमंडी मुस्कान दी, लेकिन मेरे दिल में जरा भी घबराहट नहीं थी। चाहे सिस्टम ना भी मिलता, तब भी मुझे खुद पर भरोसा था कि मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में खुद को साबित कर सकता हूँ। और अब तो मेरे पास हेवन डिफाइंग कॉम्प्रिहेंशन सिस्टम था। मेरे लिए जिंदगी लिटरली चीट मोड बन चुकी थी। लिu लिंग जैसी छोटी हरकतें अब मुझे बिल्कुल प्रभावित नहीं कर सकती थीं। उसी समय दूसरी तरफ एरोस्पेस इंस्टीट्यूट में सारे एक्सपर्ट्स कई रातों से बिना सोए काम कर रहे थे। सबकी आंखें लाल हो चुकी थीं। आखिर वो आखिरी मोमेंट आ ही गया। पूरा रूम सांस रोककर फाइनल रिजल्ट्स का इंतजार कर रहा था। तभी कंप्यूटर से नोटिफिकेशन साउंड आई। फाइनल सिमुलेशन कंप्लीट हो चुका था। 5000 आवर्स। रिजल्ट सुनते ही पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। हर एक्सपर्ट शॉक में अपनी आंखें मलने लगा। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। डिंग यान कांपती आवाज में बोला, ओल्ड शेन, मैं सपना तो नहीं देख रहा? इतनी टेरिफाइंग स्पीड सच में पॉसिबल है? शेनशन ने गहरी सांस ली। शायद डेटा गलत नहीं है। जब तक कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये तभी टेक्निकल स्टाफ जोर से बोला, रिपोर्ट, सुपर कंप्यूटर पूरी तरह नॉर्मल है, सारे कैलकुलेशंस एक्यूरेट हैं। शेनशन एक्साइटमेंट में हवा में मुक्का मारते हुए चिल्लाई, अगर हम इस फाइटर जेट को सच में बना पाए तो हुआक्सिया एयरफोर्स पूरी दुनिया में अनबीटेबल हो जाएगी। डिंग यान भी एक्साइटमेंट में हंस पड़ा। अगर ब्यूटीफुल कंट्री फिर साउथ सी
में प्रोवोकेशंस करेगा तो इस बार हम उन्हें हुआक्सिया एयरफोर्स की असली ताकत दिखाएंगे। ये दूसरा एक्सपर्ट हंसते हुए बोला, ये सिर्फ दुश्मनों को भगाने की बात नहीं होगी, उन्हें घुटनों पर लाकर सरेंडर करवाएंगे। कोई और बोला, इतनी टेरिफाइंग स्पीड से अगर ये फाइटर जेट ब्यूटीफुल कंट्री के ऊपर उड़ जाए तो शायद वो लोग इसे एलियन स्पेसशिप समझ लें। लेकिन तभी टेक्निकल डिपार्टमेंट ने नई रिपोर्ट दी। करंट एयरक्राफ्ट मटेरियल्स इस इंजन की परफॉर्मेंस सहन नहीं कर पाएंगे। एग्जिस्टिंग फाइटर जेट स्ट्रक्चर इतनी स्पीड हैंडल नहीं कर सकता। फिर ये सुनकर कमरे का उत्साह थोड़ा कम हो गया, लेकिन शिनचान पहले से इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थी। इतनी इंसेन स्पीड पर आज की कोई भी मटेरियल टेक्नोलॉजी सर्वाइव नहीं कर सकती थी। दिंग यान ने अफसोस से कहा, काश हमारे पास इससे बेहतर मेटल मटेरियल्स होते तो ये फाइटर जेट सच में 7th जनरेशन स्टैंडर्ड तक पहुंच जाता। लेकिन शिनचान की आंखों में अलग ही चमक थी। मुझे नहीं पता वो हाई स्कूल स्टूडेंट आखिर इतना एडवांस्ड इंजन कैसे बना पाया, लेकिन अगर वो ये टेक्नोलॉजी डिजाइन कर सकता है तो शायद मटेरियल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है। उसकी आवाज अचानक बेहद गंभीर हो गई। किसी भी कीमत पर हमें उस स्टूडेंट को अपने साथ जोड़ना होगा। तभी डिंग यान ने अचानक टाइम देखा और जोर से अपना माथा पीट लिया। धत्त तेरे की, हम टेस्टिंग में इतने बिजी हो गए कि भूल ही गए आज तो जीनियस क्लास रिजल्ट्स का दिन है। शिनचान भी चौंक गई। सच में? मेरे दिमाग से पूरी तरह निकल गया था। फिर उसने तुरंत सबकी तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, कोई भी अपनी पोस्ट छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। हम खुद उस स्कूल जाएंगे और उस स्टूडेंट को पर्सनली रिक्रूट करेंगे। शिनचान की बात सुनकर दिंग यान ने तुरंत सिर हिलाया। सही कहा, उसकी सेफ्टी के लिए भी यही बेहतर रहेगा और नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो के लोगों को भी साथ ले चलते हैं। शिनचान ने गंभीर आवाज में कहा, आज से पूरा एरोस्पेस इंस्टीट्यूट फर्स्ट लेवल कॉन्फिडेंशियल स्टेट में रहेगा। एग्जाम चेकिंग में शामिल सभी टीचर्स और एक्सपर्ट्स भी निगरानी में रहेंगे। दिंग यान ने तुरंत जवाब दिया, सही बात है, अभी निकलते हैं। मिलिट्री आर्म्ड हेलीकॉप्टर से जाएंगे। कुछ ही देर बाद शिनचान और दिंग यान मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के आर्म्ड हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे। उनके साथ मिलिट्री कमांडर लोंग जंगो और नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर जाओ यिमो भी मौजूद थे। लगातार 3 दिन बिना सोए काम करने की वजह से शिनचान और दिंग यान अब पूरी तरह थक चुके थे। जरूरी इंस्ट्रक्शंस देने के बाद दोनों सीट पर सिर टिकाते ही गहरी नींद में सो गए। दूसरी तरफ लोंग जंगो और जाओ यिमो के मन में ढेरों सवाल चल रहे थे। इतनी बड़ी ऑपरेशन सिर्फ एक हाई स्कूल जाने के लिए और ऊपर से मिशन को टॉप सीक्रेट बताया गया है। जाओ यिमो ने धीमे स्वर में कहा, क्या उस स्कूल में कोई हिडन नेशनल मिशन चल रहा है? लोंग जंगो ने सिर हिलाया, नहीं, लेकिन जो चीज 2 टॉप एरोस्पेस एकेडमिशियंस को पर्सनली वहां जाने पर मजबूर कर दे वो जरूर बहुत बड़ी होगी। उसी समय स्कूल के प्लेग्राउंड में स्टूडेंट्स रिजल्ट देखने के बाद वापस क्लासेस में लौटने की तैयारी कर रहे थे। जीनियस क्लास में 2 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होना वैसे ही स्कूल के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। प्रिंसिपल के चेहरे पर भी साफ खुशी दिख रही थी। हालांकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन मेरे रेगुलर एकेडमिक रिजल्ट्स इतने शानदार थे कि टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना लगभग तय माना जा रहा था। प्रिंसिपल ने स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए कहा, ठीक है, सब लोग अब क्लास में वापस जाओ। इसे मोटिवेशन की तरह लो और फ्यूचर एग्जाम्स के लिए और मेहनत करो। तभी अचानक बाहर से तेज सायरन की आवाज गूंज उठी। अगले ही पल लाउडस्पीकर पर अनाउंसमेंट हुआ, सभी लोग तुरंत प्लेग्राउंड खाली करें, यहाँ हेलीकॉप्टर लैंडिंग होने वाली है। पूरा स्कूल एक पल के लिए फ्रीज हो गया। प्रिंसिपल घबराकर तुरंत बाहर भागे और पुलिस ऑफिसर से पूछने लगे, ये स्कूल है, यहाँ हेलीकॉप्टर क्यों उतर रहा है? उन सामने खड़े ऑफिसर ने सिर हिलाया। सच कहूँ तो हमें भी पूरी जानकारी नहीं है, ये डायरेक्ट अपर लेवल ऑर्डर है, जल्दी सब खाली करवाइए, लगता है यहाँ कोई बहुत बड़ा मामला होने वाला है। सिटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के चीफ को जैसे ही आदेश मिला वो भी भारी पुलिस फोर्स लेकर स्कूल पहुंच गया। ये सिर्फ एक हाई स्कूल है, यहाँ एंटी टेरर ऑपरेशन जैसा माहौल क्यों बना दिया? लेकिन इतने बड़े सिक्योरिटी अरेंजमेंट को देखकर साफ था कि मामला मामूली नहीं है। स्टूडेंट्स भी क्यूरियोसिटी से पागल हो रहे थे। क्या हुआ? कहीं कोई टेररिस्ट तो नहीं छुपा? इतनी पुलिस और आर्म्ड हेलीकॉप्टर आखिर क्यों आए हैं? कुछ ही देर बाद एक मिलिट्री आर्म्ड हेलीकॉप्टर जोरदार हवा पैदा करता हुआ स्कूल प्लेग्राउंड पर उतरने लगा। पूरा स्कूल शॉक में खड़ा रह गया। हे भगवान, आर्म्ड हेलीकॉप्टर? ये स्कूल है या मिलिट्री बेस? ये आखिर कौन सा क्रिमिनल यहाँ छुपा है? हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे उतरा। जोरदार वाइब्रेशन से शिनचान और दिंग यान की आंख खुल गई। शिनचान ने उठते ही कहा, क्या हम पहुंच गए? दूसरी तरफ पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टर खुद आगे बढ़कर उनका स्वागत करने पहुंच चुका था। हेलीकॉप्टर का डोर खुला और सबसे पहले 20 से ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी एजेंट्स बाहर निकले। वो दोनों तरफ परफेक्टली डिसिप्लिन्ड फॉर्मेशन में खड़े हो गए। ऐसा सीन देखकर प्रिंसिपल के पैरों तक से जान निकल गई। उन्होंने जिंदगी में कभी इतना बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेशन नहीं देखा था। वो घबरा कर आगे बढ़े। तभी शिनचान हेलीकॉप्टर से उतरी और बिना समय गंवाए बोली, माफ कीजिए, क्या आपके स्कूल में स्टूडेंट ली मौजूद है? प्रिंसिपल वहीं स्टंट रह गए। एक स्टूडेंट को ढूंढने के लिए मिलिट्री हेलीकॉप्टर तक ले आए? उनका दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। आखिर ये पूरा ऑपरेशन सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट के लिए किया गया था। एक स्टूडेंट चाहे कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, वो इतने बड़े अधिकारियों को कैसे हिला सकता है? प्रिंसिपल के दिमाग में अचानक एक डरावना ख्याल आया, कहीं सिलेक्शन ना होने की वजह से इसने सोसाइटी से बदला लेने जैसा कुछ तो नहीं कर दिया ना? ये सोचते ही उनकी रीढ़ से तक ठंडी पड़ गई। आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर, नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो और इतने बड़े ऑफिशियल्स खुद स्कूल तक आ पहुंचे? अगर सच में कोई बड़ा मामला निकला तो उनकी
प्रिंसिपल वाली नौकरी भी खत्म समझो। तभी शेनशान ने दोबारा पूछा, स्टूडेंट ली आखिर कहाँ है? चिन प्रिंसिपल हड़बड़ा कर बोले, हाँ वो स्कूल में ही है। अच्छा है, तुरंत उसे यहाँ बुलाइए। कि प्रिंसिपल का दिल पूरी तरह बैठ चुका था, लेकिन इतनी बड़ी हस्तियों के सामने वो देर करने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्होंने तुरंत क्लास टीचर को फोन करके मुझे बुलाने को कहा। दूसरी तरफ ये खबर फैलते ही ल्यूलिंग खुशी से पागल हो रही थी। इतने सारे लोग तुम्हें पकड़ने आए हैं, इस बार तो या तो उम्र कैद होगी या सीधा गोली। लेकिन ल्यू रोशन का चेहरा चिंता से भर गया। उसने कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में साफ डर था। मुझे लगभग समझ आ चुका था कि मामला क्या है। शायद मेरे आंसर शीट ने ऊपर तक हलचल मचा दी थी, लेकिन मेरे लिए ये बुरी बात नहीं थी, इसलिए मैं बिल्कुल शांत था। मैंने हल्के से ल्यू रोशन का हाथ थपथपाया और मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। जैसे ही मैं प्लेग्राउंड में पहुंचा, शेनशान और दिंगियान दोनों लगभग दौड़ते हुए मेरे सामने आ गए। वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। शेनशान ने बिना समय गंवाए पूछा, वो आंसर शीट तुमने लिखी थी? बस मैंने सिर हिलाया। हाँ, उस समय मुझे नहीं पता था कि पेपर गलत है। मैंने बस अपने हिसाब से सॉल्व कर दिया। बाद में पता चला कि बाकी लोगों के पेपर्स अलग थे, सिर्फ मेरे पास डिटोनेशन इंजन वाला पेपर था। से मेरी बात सुनते ही शेनशान और दिंगियान की आखिरी शंका भी खत्म हो गई। आखिर वो रिसर्च डेटा पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल था, कोई आम स्टूडेंट उसके बारे में जान ही नहीं सकता था। इसका मतलब साफ था, वो आंसर शीट सच में मैंने ही सॉल्व की थी। अगले ही पल शेनशान एक्साइटमेंट से कांपती आवाज में बोली, मैं अब ऑफिशियली अनाउंस करती हूँ, तुम्हें एरोस्पेस इंस्टीट्यूट में रिक्रूट किया जाता है। ये आसपास खड़े लोग शॉक में जम गए। शेनशान आगे बोली, तुम्हें हाईएस्ट लेवल ट्रीटमेंट मिलेगा, ट्यूशन फीस पूरी तरह फ्री होंगी और ज्वाइनिंग के साथ ही तुम्हें नेशनल एकेडमिशियन लेवल बेनिफिट्स दिए जाएंगे। कई दिनों से लगातार जागने के बावजूद शेनशान इस वक्त इतनी एक्साइटेड थी कि उसकी आंखों में थकान का नाम तक नहीं था। दिंगियन भी मुस्कुराते हुए बोला, एरोस्पेस इंस्टीट्यूट की तरफ से हम खुद गारंटी देते हैं, तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आगे तुम्हारी कोई कंडीशन हो तो बाद में भी बता सकते हो। लेकिन मैंने बिना झिझक सिर हिला दिया। मुझे किसी स्पेशल कंडीशन की जरूरत नहीं। अगर मेरी टेक्नोलॉजी से देश मजबूत हो सकता है, अगर इससे वेस्टर्न कंट्रीज दोबारा हुआक्सिया को दबाने की हिम्मत ना करें, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मेरी बात सुनते ही शेनशान की आंखें चमक उठी। तो इसका मतलब तुम्हें पता था कि तुम्हारी आंसर शीट यूजफुल होगी? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल, और अगर जरूरत हो तो मैं आगे भी रिसर्च कंटिन्यू कर सकता हूँ। मेरा सपना हमेशा से यही रहा है। शेनशान मुझे देखकर अंदर तक हिल गई। आखिर कौन सा हाई स्कूल स्टूडेंट ऐसा होता है जिसे देश के सबसे टॉप एरोस्पेस इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मिले और वो फिर भी इतना काम रहे? कोई और स्टूडेंट होता तो खुशी में बेहोश हो जाता, लेकिन मैं शुरुआत से आखिर तक शांत था। इससे सिर्फ एक बात साबित होती थी, मुझे अपनी एबिलिटीज पर पूरा भरोसा था। आसपास खड़े टीचर्स, स्टूडेंट्स और पुलिस ऑफिसर्स पूरी तरह स्टंट थे। इतने बड़े मिलिट्री ऑपरेशन का कारण सिर्फ एक स्टूडेंट को रिक्रूट करना निकलेगा, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। कई लोग अब भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर डेटोनेशन इंजन टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी चीज है, लेकिन एरोस्पेस फील्ड से जुड़े कुछ लोगों के चेहरे बदल चुके थे। वो जानते थे कि हुआक्सिया कई सालों से वेस्टर्न कंट्रीज के दबाव का सामना कर रहा था। देश की पूरी उम्मीद नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट और डेटोनेशन इंजन टेक्नोलॉजी पर टिकी थी। अगर इसमें ब्रेक थ्रू मिल जाता तो हुआक्सिया दुनिया का पहला 6th जनरेशन फाइटर जेट बना सकता था, और शायद वेस्टर्न कंट्रीज फिर कभी आंख उठाकर देखने की हिम्मत न कर पाती। लेकिन ये टेक्नोलॉजी इतनी मुश्किल थी कि शेनशान की पूरी एक्सपर्ट टीम कई सालों से रिसर्च करने के बाद भी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाई थी। और अब अचानक एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने इम्पॉसिबल ब्रेक थ्रू कर दिया था। कई एक्सपर्ट्स के मन में सिर्फ एक ही ख्याल चल रहा था, क्या भगवान ने सच में हुआक्सिया को एक मॉन्स्टर लेवल जीनियस दे दिया है? शेनशान जितना मुझे देख रही थी उतनी ही ज्यादा सेटिस्फाइड हो रही थी। टैलेंट के साथ साथ मुझ में स्ट्रॉन्ग पेट्रियोटिज्म भी था। उसके लिए ये कॉम्बिनेशन किसी ट्रेजर से कम नहीं था। वो मुस्कुराकर प्रिंसिपल की तरफ मुड़ी। स्टूडेंट ली अब ऑफिशियली एरोस्पेस इंस्टीट्यूट का हिस्सा है, हम इसे अपने साथ ले जा रहे हैं, बाकी एडमिशन प्रोसीजर स्कूल संभाल ले। तभी डिंगियन हंसते हुए बोला, ओल्ड चेन, इतना अच्छा स्टूडेंट तुम अकेले नहीं ले सकती, मैं भी इसे अपना स्टूडेंट बनाऊंगा। ये फिर उसने मेरी तरफ देखकर पूछा, क्या तुम हम दोनों के डिसाइपल बनना चाहोगे? हम अपनी पूरी जिंदगी का नॉलेज तुम्हें सिखाएंगे। एरोस्पेस इंस्टीट्यूट में फिर कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। जो उसकी बात सुनते ही आसपास खड़े लोग एक साथ सांस खींचकर रह गए। शेनसेन और डिंगियन जैसे लोग पूरे देश के टॉप साइंटिफिक लेजेंड्स माने जाते थे। उनके स्टूडेंट्स बनना ही करोड़ों लोगों का सपना था, लेकिन मैं एक साथ दोनों का डिसाइपल बनने जा रहा था। प्रिंसिपल को कई सेकंड्स बाद होश आया। वो तुरंत बोले, बिल्कुल, ये हमारे स्कूल के लिए बहुत बड़ा सम्मान है, बाकी प्रोसीजर्स हम तुरंत पूरे करवा देंगे। शेनसेन संतुष्ट होकर मेरी तरफ मुड़ी। चलो अब हमें निकलना चाहिए, हमारे पास तुमसे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल हैं। देख मैं थोड़ा हिचकिचाया अभी, लेकिन मैंने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया, कम से कम घर पर बात तो कर लूं। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि सब कुछ इतनी तेजी से होगा। आखिर अचानक मिलिट्री हेलीकॉप्टर में बैठकर जाना कोई छोटी बात नहीं थी। लेकिन शेनशान ने गंभीर आवाज में कहा, तुम्हारी आइडेंटिटी अब बहुत सेंसिटिव हो चुकी है, तुम्हें हाईएस्ट लेवल प्रोटेक्शन की जरूरत है, और ये टेक्नोलॉजी देश के लिए बेहद जरूरी है। तुम्हारे फैमिली अरेंजमेंट्स गवर्नमेंट संभाल लेगी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मैंने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। ठीक है, मैं देश के अरेंजमेंट को एक्सेप्ट करता हूँ, जिनमें आर्म
आर्म्ड हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मुझे एक बेहद जरूरी बात याद आ गई। ओह हाँ, एक जरूरी बात। हेलीकॉप्टर में बैठने से पहले मुझे अचानक कुछ याद आया। मेरी एक क्लासमेट है, उसके ग्रेड्स भी हमेशा अच्छे रहे हैं। क्या उसे भी एरोस्पेस इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता है? शनशान ने मेरी तरफ देखा। जीनियस क्लास और एरोस्पेस इंस्टीट्यूट की सिलेक्शन प्रोसेस बहुत स्ट्रिक्ट होती है। सिर्फ टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ही टीचर्स चुनने का मौका मिलता है। फिर वो हल्का मुस्कुराई। लेकिन अगर तुम खुद रेकमेंड कर रहे हो तो हम उसे प्रायोरिटी इवैल्यूएशन दे सकते हैं। अगर वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स पास कर गई तो एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन अगर मार्क्स कम हुए तो हम रूल्स नहीं तोड़ सकते। ये प्रिंसिपल का मामला है। मैंने सिर हिलाया। इतना काफी है। तेज शनशान ने पूछा, उस स्टूडेंट का नाम? जेट मेरी नजर सीधे लियू रोशान पर गई। लियू रोशान। ये सुनते ही पास खड़ी लियूलिंग का चेहरा झलकर काला पड़ गया। उसने मुझे फेल करवाने के लिए घर की पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन आखिर में सब उल्टा पड़ गया। वो किसी भी हालत में समझ नहीं पा रही थी कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट आखिर एरोस्पेस इंजन जैसी चीजें सॉल्व कैसे कर सकता है। उसके लिए मैं अब इंसान कम और मॉन्स्टर ज्यादा लग रहा था। जल्द ही मैं आर्म्ड हेलीकॉप्टर में बैठ गया। सबकी नजरों के सामने हेलीकॉप्टर धीरे धीरे आसमान में उड़ गया। नीचे खड़े प्रिंसिपल को आखिरकार होश आया। वो एक्साइटमेंट में चिल्लाए, जल्दी स्कूल के प्रमोशन मटेरियल्स दोबारा प्रिंट करवाओ। इस साल हमारे स्कूल से 3 जीनियस निकले हैं। लेकिन दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर के अंदर शनशान और डिंगयन बेसब्री से मुझसे सवाल पूछ रहे थे। हमने आंसर शीट के डेटा से कैलकुलेशंस की थी, लेकिन एग्जिस्टिंग मटेरियल्स उस इंजन को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। मैंने शांत आवाज में कहा, क्योंकि उसके लिए सुपर लोड मेटल मटेरियल चाहिए। फिर दोनों एक साथ मेरी तरफ देखने लगे। मैंने आगे कहा, ये मटेरियल मैंने थियोरेटिकली कैलकुलेट किया है। अभी वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मेरी कैलकुलेशंस गलत नहीं है। सही कंडीशंस मिले तो इसे बनाया जा सकता है। शनशान ने शॉक में गहरी सांस ली। ये मटेरियल कितने टेम्परेचर तक सर्वाइव कर सकता है? मैंने कुछ सेकंड सोचा। अगर करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से बात करें तो लॉन्ग टर्म में लगभग 5000 डिग्री से ज्यादा हीट सह सकता है। वो डिंगयन का चेहरा पूरी तरह बदल गया। अगर ऐसा मटेरियल सच में बन गया तो सिर्फ एरोस्पेस नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी तक जंप कर जाएगी। कि दोनों ने मेरी बात पर जरा भी शक नहीं किया। आखिर जिसने कंटिन्यूअस डेटोनेशन इंजन जैसी इम्पॉसिबल टेक्नोलॉजी सॉल्व कर दी हो, उसके वर्ड्स पर सवाल उठाने की हिम्मत करना मुश्किल था। कई चीजों में मैं ऑलरेडी उनसे आगे निकल चुका था, और ये सब नॉलेज मुझे कैसे मिली? इसका जवाब सिर्फ एक ही था, जीनियस। क्योंकि पूरी दुनिया में इस टेक्नोलॉजी को जानने वाला अकेला इंसान मैं था। शनशान एक्साइटमेंट में लगभग कांप रही थी। जितनी जल्दी हो सके एरोस्पेस इंस्टीट्यूट वापस चलते हैं। तुम्हारे लिए तुरंत पर्सनल लैबोरेटरी तैयार की जाएगी। तुम्हें जो भी चाहिए होगा वो बिना डिले के दिया जाएगा। फिर उसकी आंखों में चमक थी। अगर हम तुम्हारे बताए हुए इस मेटल को बना पाए तो वो देश के लिए अनइमेजिनेबल कंट्रीब्यूशन होगा। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद शनशान और डिंगयन ने मुझसे फाइटर जेट्स और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर ढेर सारे सवाल पूछे, लेकिन जितना वो पूछते गए उतना ही ज्यादा शॉक्ड होते गए। शॉक्ड होते गए, क्योंकि उन्हें धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि मेरी नॉलेज उनकी एक्सपेक्टेशन से कहीं आगे थी। आखिर इतनी कम उम्र में कोई इंसान ऐसी टेक्नोलॉजी कैसे समझ सकता था जो फाइटर जेट्स को मार्च 10 से भी ज्यादा स्पीड तक पहुंचा दे? अब उन्हें पूरी तरह समझ आ चुका था कि मुझे इतने हाई लेवल सिक्योरिटी के साथ क्यों लाया गया। मेरे जैसे टैलेंट के लिए चाहे जितना बड़ा अरेंजमेंट किया जाए वो कम ही था। उसी समय दूसरी तरफ मेरे घर में एटमॉस्फेयर बिल्कुल उल्टा था। मॉम और डैड को स्कूल से फोन आ चुका था। उन्हें स्कॉलरशिप कैंसिल होने और जीनियस क्लास में मेरा सिलेक्शन न होने की खबर मिल गई थी। मॉम उदास होकर बोली, हमारा बेटा हमेशा इतने अच्छे मार्क्स लाता था, फिर इस बार ऐसा कैसे हो गया? भी उनके चेहरे पर साफ दुख था, लेकिन डैड उतने परेशान नहीं दिखे। उन्होंने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, बच्चा हेल्थी और खुश रहे वही काफी है। तभी घर का दरवाजा खटखटाया गया। बाहर पूरा मोहल्ला जमा था। आज जीनियस क्लास के रिजल्ट्स आए हैं ना? तुम्हारा बेटा तो जरूर सिलेक्ट हुआ होगा। आज तो मिठाई खिलानी पड़ेगी। लेकिन मॉम का चेहरा और ज्यादा बुझ गया। इतने लोगों के सामने उन्हें और बुरा लग रहा था। वो दिखावा करने वालों में से नहीं थी। उन्होंने सीधे सच बता दिया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ये सुनते ही आसपास के लोग शॉक्ड रह गए। डैड ने मजबूरी में हल्की मुस्कान दी। हाँ, अभी क्लास टीचर का फोन आया था। कुछ लोगों को सच में अफसोस हुआ, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे। तभी भीड़ में से एक औरत ताने मारते हुए बोली, स्कॉलरशिप भी वापस ले ली गई ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले वाले मार्क्स चीटिंग से आते थे? जी, वो औरत हमेशा से मेरे पेरेंट्स से जलती थी, क्योंकि उसका बेटा मेरी ही उम्र का था, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर था। आज उसे आखिर मौका मिल गया था। उसने घमंड से कहा, मेरा बेटा तो स्कूल छोड़कर बिजनेस कर रहा है, महीने के 10-20 हजार कमा लेता है, पढ़ाई करके भी आखिर नौकरी ही करनी पड़ती है। भी उसकी बातें सुनकर मॉम और डैड दोनों का खून खौल उठा। मॉम गुस्से में बोली, तुम्हारे बेटे में चाहे जितनी कमाई हो हमें जलन नहीं, लेकिन जो लोग कहते हैं पढ़ाई बेकार है, उनके बच्चों में किसी का रिजल्ट अच्छा है। जी, वो औरत तुरंत लाल पड़ गई।
अच्छे मार्क्स से क्या हुआ? आखिर सिलेक्ट तो नहीं हुआ ना? चाहो तो मेरे बेटे की दुकान पर काम दिलवा दूं। भी डैड का चेहरा भी अब खराब हो चुका था। उन्होंने गुस्से में कहा, बस अब सब लोग जाइए, हमें स्कूल जाना है। लेकिन जाते जाते भी वो औरत बड़बड़ाती रही। पढ़ाई करते थे, आखिर हुआ क्या? आखिर में नौकरी ही करनी पड़ती है। तभी अचानक बाहर से ढोल नगाड़ों जैसी आवाज आने लगी। सभी लोग चौंक कर बाहर देखने लगे। पहले लगा शायद किसी की शादी है, लेकिन नीचे सड़क पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की लंबी कॉन्वॉय खड़ी थी। सबसे आगे कुछ लोग बड़े बड़े बैनर्स लेकर चल रहे थे। अभी कुछ देर पहले तक ताने मारने वाले पड़ोसी अब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अरे अभी तो कहा था कि वो फेल हो गया, फिर ये सरकारी लोग यहाँ क्यों आए हैं? ये कुछ ही मिनटों में पूरा कंग्रेचुलेशन कॉन्वॉय हमारे घर के नीचे पहुंच गया। वही जेलस पड़ोस ने अब घबराकर फुसफुसाने लगी, ये आखिर हो क्या रहा है? से तभी सबसे आगे खड़े सीनियर ऑफिशियल ने उनकी बात सुन ली। उसने तुरंत भौहें चढ़ाई। किसने कहा स्टूडेंट ली फेल हुआ है? ये उसकी आवाज गर्व से भरी थी। स्टूडेंट ली ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है इस एग्जाम में। स्टूडेंट ली ने पूरे देश में फर्स्ट रैंक हासिल की है। इतना ही नहीं, उसे एरोस्पेस इंस्टीट्यूट के दोनों डीन्स ने एक साथ अपना स्टूडेंट चुना है। वो हमारे पूरे शहर का गर्व है। किसी को भी उसके बारे में गलत बातें फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सो ये शब्द सुनते ही मेरे मॉम डैड पूरी तरह स्टंट रह गए। वो अब तक समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ देर पहले स्कूल से फोन आया था कि मैं फेल हो गया हूँ, लेकिन अब अचानक पूरा गवर्नमेंट कॉन्वॉय घर के नीचे खड़ा था। प्रिंसिपल को डर था कि कहीं असली बात बाहर ना निकल जाए, इसलिए वो तुरंत बोले, पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आपके बेटे का रिजल्ट कॉन्फिडेंशियल रखा गया था क्योंकि उसका परफॉर्मेंस बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी था। जी फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, स्कूल मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि आपके बेटे को 3 मिलियन युआन स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके अलावा सिटी गवर्नमेंट की तरफ से भी 10 मिलियन युआन रिवॉर्ड मिलेगा। कि अगले ही पल मेयर खुद आगे बढ़े और डैड से हाथ मिलाया। नमस्ते, मैं यू हुआचाओ हूँ। देश के लिए इतना शानदार टैलेंट तैयार करने के लिए आपका धन्यवाद। भी बगल में खड़े सेक्रेटरी ने तुरंत अवार्ड्स और चेक आगे बढ़ा दिए। मेयर ने खुद वो रिवॉर्ड्स मॉम डैड को दिए। दोनों के दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुके थे। वो बस मशीन की तरह अवार्ड्स पकड़कर खड़े रह गए। उन्हें तो ये तक याद नहीं रहा कि मेहमानों को घर के अंदर बुलाना है। दूसरी तरफ कुछ देर पहले ताने मारने वाले पड़ोसी अब चुपचाप मुंह लटकाकर वहां से खिसकने लगे। मेयर ने जाते जाते कहा, आपका बेटा अब एरोस्पेस इंस्टीट्यूट जा चुका है। उसकी सिक्योरिटी और फ्यूचर की पूरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। अगर घर में किसी भी चीज की जरूरत हो तो सीधे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। भी थोड़ी देर बाद पूरा कॉन्वॉय वहां से चला गया, लेकिन मॉम डैड अब भी ड्रीम जैसी हालत में बैठे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी समय कुछ मिस्टीरियस पीपल आसपास के खाली फ्लैट्स किराए पर लेकर उनकी सीक्रेटली प्रोटेक्शन शुरू कर चुके थे। दूसरी तरफ मेरा आर्म्ड हेलीकॉप्टर एरोस्पेस इंस्टीट्यूट पहुंच चुका था। पूरा इंस्टीट्यूट ऑलरेडी हाईएस्ट सिक्योरिटी लेवल पर था, लेकिन मेरी सेफ्टी अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन चुकी थी। मेरे बाहर निकलने के लिए बुलेट प्रूफ कार्स तैयार रहती थीं। हर वक्त दर्जनों आर्म्ड सिक्योरिटी पर्सनल आसपास मौजूद रहते। यहाँ तक कि मिलिट्री स्पेशल फोर्सेस की एक यूनिट हमेशा स्टैंड बाय रहती थी। खाने तक के लिए अलग स्टाफ था। फूड बनने के बाद भी उसे 3 बार सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ता था। रास्ते भर शनशन और दिंगयन मुझसे लगातार डिस्कशन करते रहे। जितनी बातें होती जा रही थीं, दोनों उतने ही एक्साइटेड होते जा रहे थे। इंस्टीट्यूट पहुंचते ही उन्होंने तुरंत सभी टेक्निकल एक्सपर्ट्स को मेन कॉन्फ्रेंस हॉल में बुला लिया। शनशान सबके सामने खड़ी हुई और गंभीर आवाज में बोली, सभी लोग ध्यान से सुनिए, यही वो जीनियस है जिसने आंसर शीट पर डेटोनेशन इंजन टेक्नोलॉजी सॉल्व की थी। फिर पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। शनशान आगे बोली, आज से ये ऑफिशियली एरोस्पेस इंस्टीट्यूट का हिस्सा है और ये सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि वाइस डीन दिंगयन का भी स्टूडेंट होगा। फिर उसने बिना रुके अगला अनाउंसमेंट कर दिया, इसके अलावा मैं इसे डेटोनेशन इंजन प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर अपॉइंट करती हूँ। हॉल में बैठे एक्सपर्ट्स पहले से ही मुझे देखने के लिए उत्सुक थे। आखिर उन्हें सिर्फ कुछ फॉर्मूलाज और पार्शियल डेटा मिले थे, लेकिन सिर्फ उससे इंजन बनाना इम्पॉसिबल था। अभी भी काउंटलेस प्रॉब्लम्स बाकी थीं, इसलिए अब सभी की उम्मीदें मुझ पर टिकी हुई थीं। वो चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके डेटोनेशन इंजन को रियलिटी बनाया जाए। अगले ही पल पूरे हॉल में जोरदार तालियां गूंज उठीं। मैं खुद भी अंदर से एक्साइटेड था। आखिर यही मेरा सपना था। हेवन डिफाइंग कॉम्प्रिहेंशन सिस्टम मिलने के बाद न सिर्फ मेरी ग्रोथ अनइमेजिनेबल हो चुकी थी, बल्कि अब मेरे पास फ्यूचर टेक्नोलॉजीज तक पहुंचती थी। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज इस बात का था कि शनशान ने चीफ इंजीनियर जैसी पोजीशन सीधे मुझे दे दी। मैंने तुरंत सभी एक्सपर्ट्स की तरफ झुककर सम्मान से कहा, नमस्ते एवरीवन, अब से हम सब साथ काम करेंगे। मेरा एक्सपीरियंस आप सब सीनियर से बहुत कम है, लेकिन मैं पूरी मेहनत करूंगा। तभी शनशान अचानक बोली, कंटिन्यूअस डेटोनेशन इंजन जब फुल एक्सेलरेशन पर जाएगा तो उसका थ्रस्ट बेहद टेरिफाइंग होगा। शायद कोई भी पायलट इतनी डेंजरस एक्सेलरेशन सह ना पाए। क्या इसका मतलब है कि फ्यूचर फाइटर्स सिर्फ रिमोट कंट्रोल से उड़ेंगे? मैंने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं, बस पायलट्स
उसको एंटी थ्रस्ट एक्सेलरेशन फ्लाइट सूट पहनाना होगा। वो शरीर पर पड़ने वाला प्रेशर लगभग कम कर देगा। बस मेरी बात सुनते ही शिनचैन की आंखें फैल गईं। क्या ऐसा फ्लाइट सूट सच में बनाया जा सकता है? फिर मैंने शांत स्वर में कहा, अगर एंटी ग्रेविटी एक्सेलरेशन सूट सक्सेसफुली बन गया तो पायलट स्पीड मैच से भी ज्यादा स्पीड सह पाएंगे। कि हॉल में बैठे सभी एक्सपर्ट्स के चेहरे बदल गए। इसका मतलब साफ था, फ्यूचर में हुआक्सिया के फाइटर जेट्स कई मिसाइल्स से भी तेज हो सकते थे। यहाँ तक कि कुछ इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स की मिड फ्लाइट स्पीड भी इतनी नहीं होती। दूसरे शब्दों में, फ्यूचर में एनिमी मिसाइल लॉन्च होने के बाद भी हुआक्सिया फाइटर्स उन्हें इंटरसेप्ट कर सकते थे। शेनसन और डिंग यन ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में साफ शॉक था। मैंने कामली कहा, एग्जाम के समय ही मैंने सिस्टम की मदद से एंटी ग्रेविटी फ्लाइट सूट का बेसिक कॉन्सेप्ट कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन उस वक्त मेरा पूरा फोकस डेटोनेशन इंजन पर था। अगर मुझे पर्याप्त समय मिला तो मैं बाकी टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर सकता हूँ। शेनशन एक्साइटमेंट में लगभग कांप उठी। हमें हर कीमत पर 6th और 7th जनरेशन फाइटर्स तैयार करने होंगे और ये एंटी ग्रेविटी फ्लाइट सूट तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बन चुका है कि मैंने बिना हेजिटेशन सिर हिलाया। मैं पूरी कोशिश करूंगा। तभी शेनशान अचानक सभी एक्सपर्ट्स की तरफ मुड़ी और गंभीर आवाज में बोली, सभी लोग ध्यान से सुनो, आज से पूरे डिपार्टमेंट को एक दिन की छुट्टी दी जाती है। सब तुरंत जाकर आराम करो। मैं एकदम चौंक गया। अभी कुछ सेकंड पहले तक पूरा माहौल युद्ध जैसा था और अब अचानक छुट्टी। डिंग यन हंस पड़ा। तुम्हें शायद पता नहीं, पिछले 3 दिनों से हम सब ने ठीक से सोया तक नहीं है। तभी मैंने ध्यान से सबके चेहरे देखे। कई लोगों की आंखें पूरी तरह लाल थीं। कुछ लोग तो मुश्किल से खड़े थे। मैं तुरंत बोला, तो फिर आप सबको तुरंत आराम करना चाहिए। इतने दिन बिना सोए शरीर कैसे टिकेगा? शेनशान ने सिर हिलाया। हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद तुरंत रिसर्च शुरू होगी। गिल्ड एक्सपर्ट्स अब सच में लिमिट तक पहुंच चुके थे, इसलिए सब धीरे धीरे बाहर जाने लगे। तभी शेनशान ने एक लड़की की तरफ इशारा किया। ये तुम्हारी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर होगी। इसका नाम लिनवन है। आज से ये तुम्हारी सेफ्टी और डेली लाइफ दोनों हैंडल करेगी। फिर लिनवन आगे बढ़ी और उसने हाथ बढ़ाया। हेलो, आगे से कृपया कोऑपरेट करना। मैंने उसका हाथ मिलाया, लेकिन अगले ही पल मुझे एहसास हुआ कि उसकी ग्रिप किसी आम लड़की जैसी बिल्कुल नहीं थी। उसका हाथ बेहद मजबूत था। साफ था कि वो प्रोफेशनली ट्रेंड फाइटर थी। थोड़ी देर बाद वो मुझे मेरे रहने की जगह पर लेकर गई। वो एक लग्जूरियस लार्ज अपार्टमेंट था। पूरा इंटीरियर बेहद मॉडर्न था। लिविंग रूम की ग्लास वॉल्स तक बुलेट प्रूफ थी और बाहर से अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता था। प्राइवेसी और सिक्योरिटी दोनों टॉप लेवल की थी। लिनवन ने मेरी तरफ देखकर पूछा, क्या आप अभी आराम करना चाहेंगे? नहीं, मुझे आराम की जरूरत नहीं है। मैंने सीधे कहा, मुझे सिर्फ कुछ ब्लैंक पेपर्स, पेन्स और रूलर्स चाहिए। मैं अभी काम शुरू करना चाहता हूँ। लिनवन ने बिना कुछ पूछे तुरंत सारी चीजें लाकर मेरे सामने रख दी। मैंने गहरी सांस ली और एंटी ग्रेविटी फ्लाइट सूट से जुड़ी कैलकुलेशंस के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अगले ही पल मैंने बिना हिचकिचाए हेवन डिफाइंग कॉम्प्रिहेंशन सिस्टम एक्टिवेट कर दिया। अचानक अनगिनत फॉर्मूलाज, स्ट्रक्चर्स और अननोन नॉलेज मेरे दिमाग में फ्लड की तरह भरने लगे। मैंने तुरंत पेन उठाया और पागलों की तरह लिखना शुरू कर दिया। पेपर्स पर सिर्फ फॉर्मूलाज और कैलकुलेशंस ही नहीं, बल्कि डिटेल्ड ब्लूप्रिंट्स भी तेजी से बनने लगे। लिनवन चुपचाप खड़ी मुझे देख रही थी। पहली बार उसके हमेशा ठंडे रहने वाले चेहरे पर हल्की हैरानी दिखाई दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक इतना यंग लड़का जो आज ही एरोस्पेस इंस्टीट्यूट में आया है, बिना एक पल वेस्ट किए सीधे रिसर्च मोड में चला जाएगा। इतनी कम उम्र में ऐसा फोकस और डिसिप्लिन सच में रेयर था। हालांकि लिनवन बाहर से कोल्ड लगती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसे लोगों की केयर करना नहीं आता। उसने क्वाइटली मेरे लिए कॉफी बनाकर टेबल पर रख दी। फिर कुछ फ्रूट्स, स्नैक्स और ड्राई फ्रूट्स भी पास में रख दिए। ये सब करने के बाद वो पास बैठ गई और चुपचाप मुझे काम करते हुए देखने लगी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। कुछ देर बाद मुझे हल्की भूख महसूस हुई। मैंने बिना सोचे कॉफी उठाकर खत्म कर दी और लिखते लिखते ही स्नैक्स और ड्राई फ्रूट्स खाना शुरू कर दिया। हेवन डिफाइंग कॉम्प्रिहेंशन सिस्टम इस्तेमाल करना मतलब दिमाग को उसकी एब्सोल्यूट लिमिट तक पुश करना था। इससे एनर्जी कंजम्पशन भी कई गुना बढ़ जाती थी। देखते देखते 2 घंटे गुजर गए। इस पूरे समय में मेरा पेन एक पल के लिए भी नहीं रुका। टेबल पर रखा लगभग सारा स्नैक्स खत्म हो चुका था। ये देखकर लिनवन अंदर तक शॉक्ड थी। इतने लंबे समय तक इतनी टेरिफाइंग कंसंट्रेशन बनाए रखना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं थी। शुरुआत में जब उसे मेरी सिक्योरिटी ड्यूटी दी गई थी, तब उसने अंदर ही अंदर इसे मजाक समझा था। आखिर उसकी नजर में मैं सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट था, लेकिन अब उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। लेकिन अब सच उसकी आंखों के सामने था। लिनवन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं इतना टेरिफाइंग लेवल का जीनियस हूँ। उसने ज्यादा देर सोचा भी नहीं और तुरंत फिर से पानी भरकर रखा। साथ ही कुछ और डिजर्ट्स और खाना तैयार करवाया। उसके बाद वो लिविंग रूम में गई और किसी को कॉल लगाया। हेलो, मैं लिनवन बोल रही हूँ, कुछ और स्नैक्स भेजिए और इस बार ब्रेन न्यूट्रिशन वाले इंग्रेडिएंट्स ज्यादा रखिए। कॉल खत्म करके वो वापस स्टडी रूम में आकर बैठ गई। उसे साफ आदेश मिला था कि 24 घंटे हर वक्त मेरे पास रहना है। कुछ देर बाद नया खाना पहुंच गया। लिनवन ने हमेशा की तरह पहले हर डिश खुद टेस्ट की, कंफर्म किया कि सब सेफ है। तभी वो खाना मेरे टेबल पर रखकर वापस बैठ गई। समय तेजी से बीतता गया, लेकिन मैं अब भी उसी टेरिफाइंग कंसंट्रेशन के साथ काम कर रहा था। डेस्क पर ड्राइंग्स और फॉर्मूलाज का ढेर बढ़ता जा रहा था। इतने पेपर्स जमा हो चुके थे कि वो छोटी सी पहाड़ी जैसे दिखने लगे थे। मैंने हर शीट के कोने पर नंबरिंग कर दी थी, वरना
बाद में सिर्फ उन्हें अरेंज करने में ही घंटों लग जाते। शुरुआत में लिनवान सिर्फ सरप्राइज थी, लेकिन अब वो सच में शॉक्ड हो चुकी थी। उसकी खूबसूरत आंखों में साफ डिसबिलीफ दिखाई दे रहा था। कई बार उसके मन में आया कि मुझे रोककर थोड़ा रेस्ट करने को कहे। आखिर लगातार इतनी हाई इंटेंसिटी में काम करना शरीर को तोड़ सकता था। लेकिन तभी उसे जाओ यिमो की वार्निंग याद आ गई। रिसर्च के दौरान उसे कभी डिस्टर्ब मत करना। कई बार अचानक आया एक इंस्पिरेशन पूरे इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट को सॉल्व कर देता है। अगर वो मोमेंट टूट गया तो नुकसान बहुत बड़ा होगा। और इस वक्त मेरा स्टेट बिल्कुल वैसा ही था, इसलिए लिनवान मुझे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाई। वो सिर्फ चुपचाप मेरा खाना, पानी और न्यूट्रिशन मैनेज करती रही। धीरे धीरे उसके मन में मेरे लिए रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही थी। रात गहरी होती गई। पूरे कमरे में सिर्फ मेरी तेजी से चलती पेन की आवाज गूंज रही थी। मेरे दिमाग में नॉलेज लगातार फ्लड की तरह बढ़ता जा रहा था। अगर उसे तुरंत लिखना दूं तो ऐसा लगता जैसे सिर फट जाएगा। पूरी रात गुजर गई। सुबह होने तक मैं अकेला ही 10 से ज्यादा प्लेट्स खाना खत्म कर चुका था। ये देखकर लिनवन पूरी तरह स्पीचलेस थी। मैं दिखने में काफी स्लिम था, इसलिए उसके लिए ये समझना मुश्किल था कि इतना खाना आखिर जा कहां रहा है। उसके दिमाग में एक अजीब सवाल आया, क्या ये सिर्फ टॉप जीनियस ही नहीं बल्कि मॉन्स्टर एपेटाइट वाला इंसान भी है? कि आखिर सुबह 7 बजे जाकर मेरा पेन रुका। मैं थककर सीधे चेयर पर गिर पड़ा। पूरा शरीर सुन्न हो चुका था और मसल्स में तेज दर्द हो रहा था। दूसरी तरफ लिनवान भी रात में बीच बीच में थोड़ी देर आंखें बंद कर लेती थी ताकि अपनी एनर्जी मेंटेन रख सके। मेरी आवाज सुनकर उसकी आंख खुली और वो तुरंत उठकर मेरे पास आ गई। उसने हल्की नाराजगी में कहा, तुम काम करते वक्त अपनी जान की भी परवाह नहीं करते। लगातार बोलते बोलते उसने चेयर का मसाज मोड चालू किया और मेरे शोल्डर्स दबाने लगी। मैं ब्रेकफास्ट तैयार करवाती हूँ, उसके बाद तुम्हें तुरंत सोना होगा। उसकी आवाज में पहली बार जेन्युइन कंसर्न था। हालांकि हमें मिले अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन अब उसे पूरी तरह यकीन हो चुका था कि मैं सच में टॉप लेवल टैलेंट हूँ। दूसरी तरफ लगातार सिस्टम इस्तेमाल करने की वजह से मेरी मेंटल एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। थकान समुद्र की लहर की तरह शरीर पर टूट पड़ी। मैंने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, मुझे भूख नहीं है, बस बहुत नींद आ रही है। मैं थोड़ी देर सोता हूँ और तुम्हें भी रेस्ट करना चाहिए। तो इतना कहकर मैं लड़खड़ाते कदमों से बेडरूम तक गया। लिनवन मुझे देखकर हल्का मुस्कुराई। उसके लिए मैं एक साथ फनी भी था और टेरिफाइंग भी। लगता है सारे टॉप साइंटिस्ट सच में पागल होते हैं। दूसरी तरफ एरोस्पेस इंस्टीट्यूट के बाकी एक्सपर्ट्स एक दिन और एक रात आराम करने के बाद फाइनली वापस एनर्जी में आ चुके थे। अब ऑफिशियली डेटोनेशन इंजन और 6th जनरेशन फाइटर प्रोजेक्ट। सुबह होते ही सभी लोग टाइम पर अपनी पोस्ट्स पर पहुंच गए। हर किसी के चेहरे पर एक्साइटमेंट साफ दिखाई दे रही थी। खासकर शेनशान और डिंगयान तो इतने खुश थे कि लगता था नींद में भी मुस्कुरा रहे होंगे। लेकिन जब सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सिर्फ एक इंसान गायब था, मैं। शेनशान ने कहा, चलो पहले एग्जिस्टिंग डेटा पर काम शुरू करते हैं। बेसिक वर्जन ऑफ डेटोनेशन इंजन में अब ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं बची हैं। इसके बाद उसने तुरंत हर डिपार्टमेंट को अलग अलग टास्क असाइन कर दिए। लेकिन धीरे धीरे सुबह दोपहर में बदल गई। लंच टाइम तक आ गया, फिर भी मैं कहीं दिखाई नहीं दिया। अब जाकर शेनशान और डिंगयान सच में परेशान होने लगे। कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? शेनशान ने चिंतित होकर कहा, चलो जाकर देखते हैं। ये लंच ब्रेक का फायदा उठाकर दोनों सीधे मेरे अपार्टमेंट की तरफ निकल गए। दूसरी तरफ लिनवान सुबह भर आराम करने के बाद अब काफी फ्रेश महसूस कर रही थी। तभी डोरबेल बजी। उसने जाकर दरवाजा खोला और सामने शेनशान और डिंगयान को देखकर तुरंत चौंक गई। डीन दिंग, शेनशान ने सीधे पूछा, वो अंदर है? लिनवान ने सिर हिलाया। जी। डिंगयान ने तुरंत पूछा, आज काम पर क्यों नहीं आया? सब ठीक तो है? शेनशान की आंखों में साफ चिंता दिखाई दे रही थी। लिनवान ने जल्दी से जवाब दिया, कुछ नहीं हुआ। वो कल से लगातार आज सुबह तक काम करता रहा। आखिर में पूरी तरह एग्जॉस्टेड होकर सो गया। अभी तक उठा नहीं है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लेकिन अभी तो ऑफिशियली काम शुरू भी नहीं हुआ। फिर वो क्या रिसर्च कर रहा था? शेनशान ने कहा, चलो अंदर देखते हैं। कि तीनों स्टडी रूम में पहुंचे और अगले ही पल दोनों डीन्स वहीं जम गए। पूरे रूम में पेपर्स का पहाड़ लगा हुआ था। हर तरफ फॉर्मूलाज, ब्लूप्रिंट्स और कैलकुलेशंस फैले पड़े थे। शेनशान और डिंगयान की आंखें अविश्वास से फैल गईं। इतनी सारी ड्राइंग्स, ये सब उसने अकेले बनाया है? लिनवान ने धीरे से कहा, जी, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसलिए कुछ नहीं बोली। अब दोनों बिल्कुल भी काम नहीं रह पाए। वो तुरंत आगे बढ़े और पेपर्स उठाकर तेजी से देखने लगे। शेनशान ने जैसे ही कुछ पेजेस देखे, उसकी आवाज एक्साइटमेंट से कांपने लगी। ये तो एंटी ग्रेविटी एक्सेलरेशन फ्लाइट सूट है। डिंगयान के हाथ तक कांपने लगे। ये हद से ज्यादा अनबिलीवेबल है। दोनों समझ चुके थे कि ये कोई रैंडम कॉन्सेप्ट नहीं था। इसमें कंप्लीट डेटा, प्रोडक्शन प्रोसेस और डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स तक मौजूद थे। डिंगयान ने तुरंत कहा, जल्दी सब अरेंज करो, हमें शुरुआत से अंत तक पूरा वेरीफाई करना होगा कि अगर ये टेक्नोलॉजी सच में सक्सेसफुल हो गई तो एरोस्पेस फील्ड का पूरा फ्यूचर बदल सकता था। तीनों ने लगभग आधा घंटा लगाकर सारे पेपर्स प्रॉपर्ली अरेंज किए। उसके बाद दोनों बूढ़े साइंटिस्ट्स बाकी सब भूलकर वहीं बैठ गए और पूरी कंसंट्रेशन के साथ रिसर्च शुरू कर दी। हर ब्लूप्रिंट पर डिटेल्ड मेजरमेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लिखा था। दोनों अपने अपने फील्ड्स के टॉप एक्सपर्ट्स थे। एक नजर में समझ जाते कि कौन सी डिजाइन प्रैक्टिकल है और कौन सी इम्पॉसिबल। बीच बीच में वो फिंगर्स पर कैलकुलेशंस तक करने लगते। धीरे धीरे वो इतने डूब गए कि उन्हें भूख तक का एहसास नहीं रहा। पता ही नहीं चला कब दोपहर के 3 बज गए। तभी अचानक डिंगयान का
पेट जोर से घुर्राया और दोनों रियलिटी में वापस आए। तुम्हारे यहाँ कुछ खाने को है क्या? दिंगियन ने थकी आवाज में कहा। सुबह से कुछ नहीं खाया, लो ब्लड शुगर जैसा लग रहा है। क्या लिनवन तुरंत स्नैक्स और टी लेकर आई। फिर उसने हैरानी से देखा कि दोनों टॉप साइंटिस्ट्स बिल्कुल इमेज की परवाह किए बिना सीधे खाने पर टूट पड़े। वो अंदर ही अंदर स्पीचलेस थी। कुछ देर पहले जब उसने उन्हें खाने के लिए पूछा था तो दोनों ने उसे रोक दिया था और अब हालत ये थी कि लगभग चक्कर खाने वाले थे दोनों। उसके बाद शेनशान ने तुरंत पेपर्स का बड़ा ढेर उठाया और जल्दी से बोली, जब वो उठे तो उसे बता देना कि हम ड्राइंग्स ले गए हैं। दिंगियन ने भी दूसरी स्टैक उठा ली। दोनों चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके पूरी टेक्नोलॉजी को डिटेल में स्टडी किया जाए और जल्द से जल्द एंटी ग्रेविटी फ्लाइट सूट बनाया जाए, क्योंकि अगर ये सूट बन गया तो सिर्फ फ्यूचर 6th जनरेशन फाइटर्स ही नहीं बल्कि मौजूदा 5th जनरेशन फाइटर्स की कॉम्बैट कैपेबिलिटी भी कई गुना बढ़ सकती थी। आखिर 5th जनरेशन फाइटर्स की लिमिट, सबसे बड़ी लिमिटेशन खुद पायलट्स का शरीर था। तेज एक्सेलरेशन और शार्प टर्न्स के दौरान आम इंसान का शरीर प्रेशर सह ही नहीं पाता।